अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हमारे टॉपिक का नाम है ऑर्गेनेल्स एंड सेल लेवल इन बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। ओके बच्चों, अगर हम अपना थोड़ा सा प्रीवियस टॉपिक रिवाइज करें तो हमने देखा था कि सब एटॉमिक और एटॉमिक पार्टिकल्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, और हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स थे वो भी स्टडी किए थे। आज बेसिकली हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं और न्यू स्ट्रक्चर जो होता है उसको फॉर्म करते हैं। मॉलिक्यूल्स जो आपस में कंबाइन करते हैं या फिर आपस में असेंबल्ड होते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहा जाता है ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो बच्चों बेसिकली ऑर्गेनेल्स हमारे पास वो स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आपको पता है हम ये चीज़ें सारी किसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं? बेसिकली ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं एक सेल के अंदर। ये सारी चीज़ें अभी जो हम पढ़ रहे हैं इस स्टेज तक वो हम देख रहे हैं कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेल से सारी बॉडी जो है वो मिलकर बनती है, और पहले हम चेक कर रहे हैं कि बॉडी के अंदर जो सेल है वो फॉर्म कैसे हो रहा है। तो जो ऑर्गेनेल्स होती हैं बेसिकली वो सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और सेल्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जो होती हैं वो जब प्रेजेंट होती है अपना पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तो हम उन ऑर्गेनेल्स की असेंबलेज को पूरी तरह जो उसका कॉम्बिनेशन बना होता है ऑर्गेनेल्स का, उसको हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर सेल है। अब बच्चों अगर हम सेल की बात करें, हमने देख लिया कि जो ऑर्गेनेल्स होती हैं जब आपस में असेंबल्ड होती हैं तो वो सेल्स बनाती हैं। मीन्स कि डिफरेंट और मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स व्हेन दे आर फॉर्म टुगेदर, असेंबल्ड टुगेदर, तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक सेल बन चुका है। अब सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होती हैं ना वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, और बेसिकली उनका जो स्पेसिफिक फंक्शन होता है वो कंट्रीब्यूट करता है किस चीज को? सेल एक्टिविटी को। मीन्स कि एक ऑर्गेनेल का फंक्शन बेसिकली एक पूरे सेल का फंक्शन होता है, वो एक पूरे सेल को रन कर रही होती है। हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स अगर स्टडी करें, एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले हम देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। आपने इसका नाम बहुत बार सुना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को हम इस तरह भी याद कर सकते हैं कि इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारी की सारी एनर्जी की प्रोडक्शन और इसकी यूजेज को कंट्रोल करता है। इसके अलावा अगर हम और कोई ऑर्गेनेल्स देखें जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, उसके अंदर हमारे पास आता है राइबोसोम्स। मैं इनकी फंक्शन आपको बाद में बताती हूँ, पहले हम सिर्फ नाम देख लेते हैं। उसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस। मैंने आपको एटलीस्ट यहाँ पर सिर्फ 4 ही बताई हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बेसिकली हमारा टॉपिक सिर्फ समझना है, यहाँ पर इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर जो सेल का चैप्टर आएगा उसके अंदर हम डिटेल्स देखेंगे किस तरह ऑर्गेनेल्स जो हैं वो सेंसिटाइज हुई हैं, उनकी फंक्शनिंग क्या है और वो क्या बेसिकली फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं सेल के अंदर, और उनका क्या जो उनका नाम है वो उनके नाम और उनके फंक्शन के अंदर क्या सिमिलरिटी है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेसिकली क्या है, वो हमारे पास है पावर हाउस ऑफ द सेल। मैंने आपको बताया क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल है, क्योंकि इसने क्या करना होता है, इसने पूरी बॉडी के अंदर या स्पेसिफिकली सेल के अंदर एटीपी, ये हमारे पास एक एनर्जी करेंसी कह सकते हो आप, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको कंट्रोल करना होता है, ठीक है। इसकी प्रोडक्शन करवाता है और डिफरेंट सेल्स के अंदर या अपने सेल के अंदर क्या करता है, ये एनर्जी को प्रोवाइड करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो सारी की सारी एनर्जी आ रही है बेसिकली वो किस वजह से आ रही है, वो माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनिंग की वजह से आ रही है, ठीक है। ये एटीपी को फॉर्मेशन में इसकी हेल्प करता है और इसको फिर यूटिलाइज भी करवाता है थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है उसको कहा जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। दूसरी में बात करते हैं राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स बच्चों बेसिकली राइबोसोम्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं किस चीज के अंदर, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन जीन टू अनदर जीन या फिर एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, ये बेसिकली राइबोसोम उन्हीं को इनकोड करते हैं। मींस कि ये देखते हैं कि कौन सी जीन को हमने किस स्पेसिफिक जीन के साथ लगाना है और हमारे पास इस सेल की ये फंक्शनिंग होगी। तो बच्चों राइबोसोम्स हमारे पास प्रोटीन से ही बनते हैं जिनको कहा जाता है राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी, राइबोसोमल है, उसके अलावा हमारे पास मैसेंजर है,
अगर बच्चों हम देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली इन्वॉल्व होता है लिपिड सिंथेसिस के अंदर, या फिर आप इसको कह सकते हो डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर। ये बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जितने भी लिपिड्स आ रहे हैं, हमारे सेल के अंदर लिपिड्स आ रहे हैं, उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, लिपिड्स हमारी बॉडी में आए हैं, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। हार्मफुल ड्रग्स भी हम ले रहे हैं, हम लेते हैं क्योंकि मेडिसिन के अंदर सारी अच्छी चीज़ें तो नहीं ना होती हैं, कुछ हार्मफुल चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, तो यह करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेसिकली ये रोल यही होता है कि वो लिपिड्स को सिंथेसाइज भी करता है और जो हार्मफुल चीज़ें हमारी सेल्स के अंदर आ चुकी हैं उनको डिटॉक्सिफाई भी करता है, उनकी एसिडिटी को, उनकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करता है। उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास गोल्जी अपरेटस। बेसिकली गोल्जी अपरेटस जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही निकला होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो एक बहुत सा रफ सा भी होता है और स्मूथ सा भी होता है। दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनकी जो स्ट्रक्चर होता है, इनकी सरफेस से ना थोड़ी सी जगह से बर्ड ऑफ कर जाता है गोल्जी अपरेटस। ठीक है, बर्ड ऑफ का मतलब क्या होना है, किस चीज़ का वहाँ से थोड़ा सा पीस उतर जाना। ठीक है, ये हमारे पास समझ लो कोई स्ट्रक्चर है, इधर से यहाँ से कोई चीज़ निकल गई है तो हम इसको कहते हैं ये बर्ड ऑफ हो चुकी है, यहाँ से उतर गई है चीज़। ठीक है, टूट के बिखर गई है, इससे कह सकते हो। तो गोल्जी अपरेटस यहाँ से ही हमारे पास बनता है। और अगर इसकी फंक्शनिंग देखें बच्चों, बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रोटीन्स और लिपिड्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। मींस कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे पास प्रोटीन्स को या लिपिड्स को उठाता है और डिफरेंट जो हमारे पास ऑर्गेनेल्स हैं उनको ये प्रोवाइड करता है। अब बेसिकली हम देखते हैं कि किस तरह हम मॉलिक्यूल से डिफरेंट ऑर्गेनेल्स बना सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक ऑर्गेनेल की फंक्शनिंग बताऊंगी, कैसे उसकी फॉर्मेशन हुई है, बाकी की इंशाल्लाह हम डिटेल में नेक्स्ट पढ़ेंगे। हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना बच्चों, वो हमारे पास बनता है माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास एक बहुत वाइटल सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस से हमारे पास बनता है। अगर हम बायोजेनेसिस को देखें बच्चों, बायोजेनेसिस क्या होती है, बायो का मतलब होता है लाइफ और जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन या फिर प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल से किसी चीज़ का फॉर्म होना। आप सेल थ्योरी के बारे में पढ़ोगे नेक्स्ट में। सेल थ्योरी हमें ये बताती है कि एक सेल जो होता है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज करता है। मींस कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक सेल प्रेजेंट है तो ऑटोमेटिकली उसे दूसरा सेल जो हो सकता है वो बन सकता है, अराइज होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक सेल थ्योरी है। इसको एक्सप्लेन करती है कि सारे जो सेल्स की फॉर्मेशन है या ऑर्गेनेल्स की फॉर्मेशन है वो हमारी बॉडी के अंदर इसी तरह होती है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, वो माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस से प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, इनिशिएट होता है। मीन्स इससे फॉर्म होता है। अब ये कैसे, मीन्स कि इसके अंदर किस तरह के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इम्बेडेड होते हैं। हमने पढ़ा है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, असेंबलेज करते हैं और तब हमारे पास जाके ऑर्गेनेल्स बनते हैं। अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें ना बच्चों, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो असेंबल्ड होते हैं या फिर इंटीग्रेटेड होते हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, इकट्ठे हो जाना। उनमें हमारे पास आते हैं प्रोटीन्स और लिपिड्स। प्रोटीन्स और लिपिड्स आपस में जब अपने आप को एक जीन के थ्रू, मैसेज के थ्रू अपने आप को अरेंज करते हैं तो क्या बनाते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं। उनके पास एक इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि हमने किस तरह अपने आप को लोकेट करना है और ऑटोमेटिकली वो अपने पास एक ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया बना देते हैं। अब ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती कहाँ से है, ये इन्फॉर्मेशन आती है हमारे पास सेल्स न्यूक्लियस से। सेल के न्यूक्लियस के अंदर एक जीन होता है। ठीक है, आपको पता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कोड होता है, DNA होता है। उसके अंदर सारी की सारी हिस्ट्री लिखी होती है कि बॉडी के अंदर जो आने वाला नया सेल है, पैदा होने वाला नया सेल है, उसने कैसे फॉर्म होना है, उसकी क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर किस तरह के प्रोटीन्स देखने हैं, किस तरह के अमीनो एसिड्स देखने हैं, किस तरह के लिपिड्स वहाँ पर लगेंगे, किस तरह के हमारे पास प्रोटीन्स लगेंगे। हर एक चीज़ जो होगी वो हमारे जेनेटिक कोड के अंदर रिटर्न होगी। तो इसी तरह जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हमारे पास एक ऑर्गेनेल्स मीन द फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, असेंबलेज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, हमारे पास एक ऑर्गेनेल्स बन जाता है। उसके अलावा बच्चों आपकी बुक के ऊपर कुछ चीज़ें मेंशन की हुई हैं, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, यूकैरियोट्स, अमीबा वगैरह। आई एम श्योर कि आपने अमीबा और एल्जियो फंजाई के बारे में सुना होगा, लेकिन प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्ट के बारे में नहीं सुना होगा। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। आपको पता है सेल्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं यूकैरियोटिक सेल और दूसरे होते हैं हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल। कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। यू का मतलब अगर देखें हम, यू का मतलब होता है हमारे पास ट्रू और प्रो का मतलब होता है बिफोर। एवोल्यूशंस जो होते हैं वो हमारे पास ये कहते हैं कि हमारे पास जो आज मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ह्यूमंस हैं, मॉडिफाइड एक फॉर्म है हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की। उससे पहले एक ऐसी हिस्ट्री भी आई थी कि जिसके अंदर जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म थे उनका एक न्यूक्लियस जो था वो डिफाइंड नहीं था।
डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, विदाउट न्यूक्लियस वो दुनिया में रह रहे थे और ठीक है आगे रिप्रोडक्शन कर रहे थे। उनके अंदर न्यूक्लियोइड और डीएनए प्रेजेंट था, मीन्स कि उनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी वो एक जीन से दूसरे जीन के अंदर जनरेशन के अंदर ट्रेवल कर रही थी, लेकिन उनके अंदर परफेक्ट न्यूक्लियस नहीं था। उसके बाद जैसे जैसे एवोल्यूशन हुई तो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स अराइव हुए। यूकैरियोटिक सेल्स क्या है? यू का मतलब ट्रू, कैरियोट का मतलब क्या है? न्यूक्लियस। अब यूकैरियोटिक सेल ने क्या किया है कि उनके अंदर एक डिफाइंड न्यूक्लियस हमें नजर आता है। अब उन्होंने कुछ को प्रोकैरियोटिक सेल्स की बेस पर क्लासिफाई कर दिया और कुछ को यूकैरियोटिक सेल्स की बेस पर क्लासिफाई कर दिया। अगर यूकैरियोटिक सेल्स में हम चेक करें तो हमारे पास आते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के सेल्स, ठीक है। और अगर हम प्रोकैरियोटिक में चेक करें तो हमारे पास आते हैं बैक्टीरियास, ठीक है। इसके फीचर्स हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि यूकैरियोटिक के अंदर और प्रोकैरियोटिक के क्या क्या फीचर्स हैं, उनको कैसे डिफरेंशिएट डिस्टिंग्विश करते हैं। यहाँ पर बेसिकली सिर्फ उन्होंने ये बताया हुआ है कि किस तरह इनके अंदर जो ऑर्गेनल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती भी हैं कि नहीं होती हैं। मैंने नीचे पिक्चर्स भी ऐड किए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आपको इसका थोड़ा वो जो एक वेग सा इमेज है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ मैंशन है जिसको उन्होंने कहा हुआ है प्रोटिस्ट। बच्चों प्रोटिस्ट जो होते हैं वो भी हमारे पास एक तरह के आप समझ लो बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ही रह रहे होते हैं, क्योंकि उनके कुछ फीचर्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक से मैच कर रहे होते हैं, कुछ उनके फीचर्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक से मैच कर रहे होते हैं। वो सिंपल भी होते हैं, सिंपल सेल भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास आता है एल्गी एंड अमीबा, यूग्लिना। ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं? ये बेसिकली हमारे पास प्रोटिस्ट ही हैं। सबसे पहले बच्चों आप जो पिक्चर है ना वो चेक करो माइटोकॉन्ड्रियन की, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। इसको देखो आप, इसके देखो इसके कैसे आप स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को इतना गौर से मतलब कि इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ड्रॉ करना चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, वेल एंड गुड, ठीक है। अब देखो इसके अंदर इसका स्पेसिफिक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है। अब डीएनए के अंदर आपको पता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। अब देखो इसके अंदर इसका डीएनए स्टोर है, ये खुद ब खुद रीजनरेट कर सकता है, ठीक है। अगर इसको कुछ हार्म हो जाए तो खुद ब खुद क्या बन सकता है कि रीजनरेट कर सकते हैं। एटीपी सिंथेस, ये एक एंजाइम है, ये कंट्रोल करता है एटीपी सिंथेसिस को, मींस कि आपकी एनर्जी प्रोडक्शन को यूज करता है, यूटिलाइज करता है और इसको डिफरेंट वर्किंग के अंदर इसको लेकर आता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर पोरियंस हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेसीज हैं, इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स कितना बड़ा फ्लूइड होता है जहां पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स और हमारे पास राइबोसोम जो होते हैं वो ट्रेवल कर रहे होते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पर सेल देखो, ये हमारे पास जो सेल है ये बेसिकली सेल है एक प्रोटिस्ट का। अब देखो यहाँ पर इसके अंदर न्यूक्लियोइड और डीएनए मेंशन है, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन इसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। राइबोसोम्स भी इसके पास होते हैं, साइटोप्लाज्म भी इसके पास है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कैप्सूल और फ्लैजिलम। ये बेसिकली हमारे पास क्या है? ये एक हमारे पास प्रोटिस्ट के फीचर्स हैं। उसका सेल जो होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं। अब बच्चों देखो प्लांट सेल और एनिमल सेल, मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा कल भी बताया था। अब प्लांट सेल की अगर लेंथ चेक करें तो 1000 माइक्रोमीटर्स इन लेंथ होता है, टिपिकली रेक्टेंगुलर और क्यूबिक इन शेप। रेक्टेंगुलर शेप का ये होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो वैक्यूल होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए ये वैक्यूल जो होता है वो क्यूबिक शेप में या रेक्टेंगुलर शेप में होता है। एनिमल सेल की जो लेंथ होती है 10 to 30 माइक्रोमीटर्स इन लेंथ होती है और टिपिकली राउंड और इरेगुलर इन शेप होता है, ठीक है। अब इसके अंदर प्लांट और एनिमल सेल के अंदर आपको यहाँ पर डेफिनेट न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है प्लांट सेल और एनिमल सेल की, क्योंकि ये तो यूकैरियोटिक सेल है। जिस भी सेल के अंदर एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस होगा हम उसको कहेंगे वो एक यूकैरियोटिक सेल है। यहाँ पर वैक्यूल आपको नजर आएगा, लाइसोसोम आएंगे, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं बच्चों? क्लोरोप्लास्ट बेसिकली हमारे पास यहाँ पर सिंथेसिस होती है फूड की, ठीक है। और फिर प्लाज्मोडेस्माटा, सेंट्रियोल, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, सील या लाइसोसोम, ये हमारे पास क्या है? ये एनिमल और प्लांट सेल के डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं जो कि एक सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो बच्चों बेसिकली ये था आपका टोटल टॉपिक ऑर्गेनेल्स और सेल लेवल के बारे में। आपकी बुक पर बहुत शॉर्ट करके लिखा हुआ है, मैंने कोशिश की है कि मैं आपको डिटेल में समझाऊं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन आपके ज़हन में ना रहे। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, आपको कोई क्वेरी है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करो ताकि मैं आपके हर सवाल का जवाब दे सकूँ। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।